हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था ऑर्थोफैक्ट एंड सर इफेक्ट। ऑर्थोफैक्ट में अपन ने कल क्या पढ़ा था? बेंजोइक एसिड। अपन क्या पढ़ रहे थे? ऑर्थो इफेक्ट। सेकंड क्या देखेंगे? सर इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट एंड सर इफेक्ट, ये अपना टॉपिक चल रहा था। एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, रेजोनेंस का 4th नंबर का एप्लीकेशन था। इसमें अपन पढ़ रहे थे ऑर्थोफैक्ट एंड सर इफेक्ट। ऑर्थोफैक्ट में क्या क्या देख रहे थे? एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर दोनों देख रहे थे। इसमें भी क्या देखेंगे? एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर। एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर। तो ऑर्थोफैक्ट में अपन ने क्या देखा था कल के लेक्चर में? ऑर्थोफैक्ट में से कौन कौन से एग्जाम्पल थे जो ऑर्थोफैक्ट शो कर रहे थे? मैं कल के लेक्चर को एक बार रिवाइज कर रही हूँ, ध्यान से देखना। इसमें अपन ने फर्स्ट देखा था बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में अपन ने क्या देखा था? ऑर्थो इफेक्ट देखा था। क्या देखा था? बेंजोइक एसिड की क्या हो रही थी? एसिडिक नेचर क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। इसकी अनस्टेबल फॉर्म को रोकने के लिए बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप ऐड किया था। ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप ऐड किया था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप ऐड किया था, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। ये मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था, एक बार रिवाइज किया मैंने इसको। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप ऐड किया था। ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप ऐड करने की वजह से अनस्टेबल फॉर्म रुक गई थी और स्टेबल फॉर्म बन रही थी। स्टेबल फॉर्म की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, इससे उसकी एसिडिक नेचर भी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। इसी वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होती है सिंपल मेटा एंड पैरा से। इसको अपन किसे ऑर्डर डिसाइड करेंगे? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट से। ऐसे ही आज ऑर्थो बेंजोइक एसिड में सेकंड एग्जांपल क्या था अपना? एनिलीन, या मैं बोल दूं एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। एनिलीन या एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। एनिलीन की क्या होती है? एनिलीन लिस्ट बेसिक होता है। जैसे इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। तो इसकी वजह से इसकी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा हो रही थी या स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो रही थी। अब मैं बात करूँ सेकंड कंपाउंड्स एनिलीन की। एनिलीन में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लिस्ट बेसिक होता है, कम क्षारीय होता है। इसकी वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की जो बेसिक नेचर है वो सबसे कम होगी। इसमें तो सबसे ज़्यादा हो रही थी क्योंकि इसकी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर भी ज़्यादा थी। इससे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा थी। इसमें क्या होगा? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक नेचर कम होने के कारण बेसिक नेचर डिक्रीज होने के कारण इसकी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की जो बेसिक नेचर है वो सबसे कम होगी। इसमें सबसे कम होगी, उसमें सबसे ज़्यादा हो रही थी। इनका रीजन क्या है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक नेचर ज़्यादा थी, इस वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड की एसिडिक नेचर भी ज़्यादा थी। इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक नेचर कम होने के कारण इसकी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक नेचर भी क्या होगी? कम होगी। इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, या मैं ऐसे बोल दूं ऑर्थो इफेक्ट में अपना सेकंड नंबर का कंपाउंड है एनिलीन। ध्यान से समझना।
सेकेंड नंबर का अपना कंपाउंड्स क्या है, एनिलीन। एनिलीन के पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। बेंजीन रिंग पे ऊपर क्या जुड़ रहा है, NH2 ग्रुप जुड़ जाए यहाँ पे तो एनिलीन हो जाएगा। अगर NHR जुड़ जाए तो N सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हो जाएगा। मैंने अभी जस्ट बताया आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में बोल दूं लिस्ट बेसिक होता है, कम क्षारीय होता है। इसकी बेसिक नेचर क्या होती है, कम होती है। जैसे अपन फिनोल में पढ़ा था, फिनोल का जो ऑर्डर अपन किसी डिसाइड किया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे इनमें से जो ऑर्डर आएगा उनमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन सबसे लिस्ट बेसिक होगा। मैं से बोल दूं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी किस से, सिंपल से, मेटा एंड पैरा से। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन होगा ये अपन किससे देखेंगे, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट से। इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक नेचर सबसे कम की होती है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक नेचर सबसे कम क्यों होती है, इसको ध्यान से देखना। बेस अपन इसको बेसिक नेचर कैसे शो करते हैं, बेस क्या करता है, H पॉजिटिव को ग्रहण करता है। H पॉजिटिव को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, बेस। यहाँ पे कौन सा बेस बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस संयुग्मी क्षार। H पॉजिटिव को कैसे ग्रहण करेगा, नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर H पॉजिटिव को ग्रहण करेंगे तो क्या बनेगा, इसके ऊपर नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या आएगा NH3 पॉजिटिव चार्ज। इसकी संयोजकता 4 होने के कारण यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कॉन्जुगेटेड बेस से कोरिस्पॉन्डिंग क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड एसिड। ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड। अब मैं इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, मैंने कोई ग्रुप ऐड किया। ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं कोई ग्रुप ऐड करूं, किसकी, एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप ऐड करूं, एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप ऐड किया जी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग भी हो सकता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जी ग्रुप तो यहाँ पे भी जी आएगा। इस जी ग्रुप्स में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन। इन दोनों में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन होगा। यहाँ पे रिपल्सन का मीन्स क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। रिपल्सन का मीन्स है यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। जिस सिस्टम में अगर प्रतिकर्षण होता है तो उस सिस्टम की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होती है और उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसकी स्थैतिक ऊर्जा बढ़ जाती है। रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे स्थैतिक ऊर्जा बढ़ जाती है
और इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अगर कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बेस की जो क्षारीय प्रकृति है वो भी क्या हो जाएगी, कम क्षारीय प्रकृति क्या हो जाएगी। बेसिक नेचर की मैं बात करूं तो बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन लिस्ट बेसिक होता है, कम क्षारीय होता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की जो बेसिक नेचर है वो सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होगी इनमें, सिंपल, मेटा एंड पैरा की होगी। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। इसका रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, स्थैतिक ऊर्जा अगर इंक्रीज होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। स्थैतिक ऊर्जा स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्थैतिक ऊर्जा इंक्रीज तो स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से किसकी डिक्रीज हो रही है, कॉन्जुगेटेड एसिड की। अगर कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो कॉन्जुगेटेड एसिड की क्षारीय प्रकृति भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बेसिक नेचर सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा सिंपल, मेटा एंड पैरा की होगी। यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, ऑर्थोफेक्ट। इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स पढ़े, बेंजोइक एसिड एंड मैं बोल दूँ सेकेंड एनिलीन, और थर्ड इसमें क्या था, एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। इसमें भी यही होगा, ऑर्थो की कम होगी, सबसे स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इसमें एच ग्रुप को उठा के कोई आर एल्किल ग्रुप ऐड कर दें। अब अपन देखेंगे सेकंड इफेक्ट अपना है सर इफेक्ट। सर इफेक्ट सर इफेक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, अनुनाद प्रभाव का, मैं बोल दूं अनुनाद प्रभाव का त्रिविम संदमन, इसको क्या बोलेंगे, अनुनाद प्रभाव का त्रिविम संदमन, अनुनाद प्रभाव का त्रिविम संदमन। एस किससे लिया गया है, स्टेरिक से लिया गया है, आई इनहिबिशन से लिया गया है, और रेजोनेंस से लिया गया है। सर इफेक्ट मैं से बोल दूं, स्टेरिक इफेक्ट के द्वारा अनुनाद को रोका जाता है, स्टेरिक इफेक्ट के द्वारा अनुनाद को रोका जाता है। ये क्या कहलाता है, सर इफेक्ट। अब देखते हैं सर इफेक्ट में कौन कौन से कंपाउंड्स काम में आते हैं।
सर इफेक्ट में कौन कौन से कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखना ये क्या है, बेंजीन रिंग। इसकी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 किधर से भी काउंटिंग कर लो। इसको मैंने 1 माना है, 1 पे जी ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन पे जी डैश जुड़ा हुआ है। इसको ध्यान से देखना, यही काम की चीज़ है इसमें। 1 और 3 पे तो जी जुड़े हुए हैं और 2 पोजीशन पे जी डैश जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा है, जी डैश है। देखते हैं ये जी डैश कौन कौन से ग्रुप होंगे। 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये क्या देंगे, सर इफेक्ट देंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं इनमें जी जो क्या देंगे, सर इफेक्ट देंगे। मैं सर इफेक्ट जी ग्रुप बताने से पहले इनकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो बताती हूँ। ये क्या है, बेंजीन। यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं, जी, और यहाँ पे क्या है, जी डैश, और यहाँ पे क्या है, जी। 1 और 3 पोजीशन पे जी हैं और मिडल पोजीशन पे क्या है, जी डैश है। इनमें क्या होगा, स्टेरिक मतलब इनमें रिपल्सन होगा। इनमें क्या होगा, रिपल्सन। इनमें भी क्या होगा, इधर भी रिपल्सन होगा। इसमें रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। इनमें रिपल्सन होने की वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इनमें प्रतिकर्षण होने की वजह से उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, उनकी स्टैटिक ऊर्जा तो इंक्रीज होती है और उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, जी डैश है वो कहाँ चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन। जी डैश कहाँ चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन। जी डैश आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से उस पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, रिपल्सन, मैं बोल दूं इसका जो रेजोनेंस था वो क्या हो जाएगा, खो जाएगा, रेजोनेंस लॉस हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। जी डैश आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से इसमें रेजोनेंस आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं होगा मतलब वो अपने अनुनाद को खो देगा, अनुनाद लॉस हो जाएगा, अनुनाद का लॉस हो जाएगा, अनुनाद खो देगा। अब जी डैश है आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से जिसमें सर इफेक्ट शो होगा, वो जी डैश आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, उसमें रेजोनेंस नहीं होगा, अपने अनुनाद को खो देगा। तभी तो बताया था स्टेरिक इफेक्ट के द्वारा
अनुनाद को रोका जाता है वो क्या कहलाता है? सर इफेक्ट। वो अपने अनुनाद को खो देता है वो क्या कहलाएगा? सर इफेक्ट। आप देखते हैं जी डैश कौन कौन से ग्रुप होंगे और जी वाले कौन कौन से ग्रुप होंगे। जी एंड जी डैश की बात करेंगे अब। जी एंड जी डैश की बात करें तो मैं फर्स्ट बता रही हूँ आपको जी डैश वाले कौन कौन से ग्रुप होंगे, मिडल वाले ग्रुप कौन कौन से होंगे। जी डैश है वो होंगे नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनस ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसमें एस्टर ग्रुप, कार्बोनाइल कंपाउंड COCl, आयोडो ग्रुप, Ame2 ग्रुप, इसमें NMeEt ग्रुप, CMe3 ग्रुप, यहाँ पे Me की जगह Et भी आ सकता है, CMe2 ग्रुप, ETC। ये ग्रुप क्या शो करेंगे? ये ग्रुप जी डैश देंगे। ये जी डैश, ये वाले ग्रुप जी डैश होंगे, जी डैश वाले होंगे, मिडिल वाले होंगे। अब मैं बात कर रही हूँ सेकेंड ग्रुप जी की, जो 1 एंड 3rd पोजीशन पे जुड़े हुए थे। जी की, जी वाले कौन कौन से होंगे? जी वाले होंगे ऑल जी डैश, ऑल जी डैश एंड सेकेंड होगा इसमें एल्काइल ब्रोमो ग्रुप। सारे के सारे जी डैश वाले क्या होंगे? जी वाले में आ सकते हैं। सारे के सारे जी डैश वाले किस में आ सकते हैं? जी में आ सकते हैं। और एक एल्काइल ग्रुप एंड ब्रोमो ग्रुप, एल्काइल एंड ब्रोमो ग्रुप, ये क्या होंगे? जी वाले होंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल लेके इनको समझते हैं। इसको ध्यान में रखना, ऑल जी डैश जी वाले में आ सकते हैं, ऑल जी डैश जी वाले में आ सकते हैं, पर जी वाले, ये जी वाले जी डैश में नहीं जा सकते। इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुना, ऑल जी डैश जी में आ सकते हैं पर एल्काइल एंड ब्रोमीन जी डैश में नहीं जा सकते। अब क्या लिखते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। उनमें स्टेरिक रिपल्सन लग जाता है, उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, स्टेबिलिटी ज़्यादा। उस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जी डैश है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट है। NO2 ग्रुप, यहाँ पे CH3 ग्रुप और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप। थर्ड एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, इधर क्या थे? CH3 ग्रुप को उठा के COOH। फोर्थ एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ,
ध्यान से समझना। ये क्या है, COOH ग्रुप, ये क्या है, G डैश है, G डैश है, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। G डैश COOH है, तो G डैश में क्या क्या आता है, COOH भी आता है, NO2 भी आता है, NO2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये किस में आते हैं, G डैश में आते हैं। तो G डैश मतलब अपनी पोजीशन पे है, G डैश पे मैंने बताया था, तब ये G डैश पे है। G में मैंने क्या बताया था, ऑल G डैश एल्काइल एंड ब्रोमो ग्रुप। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या देगा, सर इफेक्ट देगा। अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, NO2 G डैश है, ये वाले G हैं, तो G में मैंने क्या बताया था, ऑल G डैश एंड एल्काइल एंड ब्रोमो ग्रुप, एल्काइल एंड ब्रोमो ग्रुप। तो ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, G है, तो ये अपनी पोजीशन पे है, मतलब G में है। ये G डैश भी क्या है, नाइट्रो, तो D डैश में नाइट्रो भी आता है, CH3 G में आता है, तो ये भी क्या दे रहा है, सर इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पे देखना ध्यान से, फोर्थ एग्जाम्पल समझना पहले एक बार। ऑल G डैश क्या होते हैं, G वाले होते हैं, तो ये क्या है, G है, और ये भी क्या है, G है, और ये क्या है, G डैश है अपना। तो ऑल G डैश किस में आएंगे, G में आएंगे, तो यहाँ पे नाइट्रो G डैश में आता है, तो ऑल G डैश G वाले में आ सकते हैं, तो ये G वाले में आ रहे हैं, ये अपनी बात सही है। ये क्या आ रहा है, G डैश में क्या आ रहा है, CH3 आ रहा है, एल्काइल ग्रुप आ रहा है, एल्काइल ग्रुप तो मैंने G में बताया था, एल्काइल ग्रुप G वाले G डैश में नहीं जा सकते, G डैश वाले G में जा सकते हैं। इस बात को अच्छे से समझना, G डैश वाले हैं वो G में जा सकते हैं, पर G वाले हैं वो G डैश में नहीं जा सकते। तो CH3 किस में आता है, G में आता है, मतलब एल्काइल ग्रुप है ये, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सर इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप होने की वजह से G डैश कभी भी CH3 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या है, सर इफेक्ट शो नहीं करेगा, यहाँ पे सर इफेक्ट नहीं होगा। अब इसमें देखना, ये एल्काइल ग्रुप है G, ये सही है, अपनी पोजीशन पे है, यहाँ पे क्या है, G डैश है। ध्यान से देखना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, देखना कार्बन, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, CH3, और यहाँ पे भी क्या है, CH3। इस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो ये सर इफेक्ट नहीं देता, सॉरी, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो सर इफेक्ट नहीं देता, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाने से इसमें भी क्या होगा, सर इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से नोट में अच्छे से सेव कर लो, नोटबुक के ऊपर लिख लो, ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से आउट ऑफ प्लेन जाता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो एल्काइल ग्रुप किस में आते हैं, एल्काइल वाले ग्रुप्स तो G में आते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कहाँ चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया। और मैंने G डैश में ये भी बताया था आपको, CMe3 ये मैंने G डैश में बताया था। अगर यहाँ पे CMe पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो इसमें क्या होगा, सर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर रही हूँ, अपना टॉपिक क्या था, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। तो सर इफेक्ट में भी अपन क्या देखेंगे, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। एसिडिक एंड बेसिक नेचर। मैंने कोई एग्जांपल लिया एसिडिक एंड बेसिक नेचर का। यहाँ पे लिया मैंने Me2, यहाँ पे लिया मैंने नाइट्रो ग्रुप। ऑल G डैश क्या हो सकते हैं, G हो सकते हैं। NO2 ग्रुप, NH2 ग्रुप,
ध्यान से देखना, मैंने जी डैश क्या बताए थे, NME2 कार्बोक्सिलिक एसिड नाइट्रो ग्रुप, ये जी डैश में बताया तो ये जी डैश है, ऑल जी डैश, NO2 जी डैश में था, ऑल जी डैश जी हो सकते हैं, तो ये अब यहाँ पे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखना मैं इनकी किसकी बात कर रही हूँ, बेसिक नेचर की। यहाँ पे बात की है मैंने फर्स्ट बेसिक नेचर की, बेसिक नेचर की बात की है मैंने फर्स्ट। अपन इनमें क्या देखेंगे, एसिडिक एंड बेसिक नेचर देखेंगे दोनों कंपाउंड्स में। ये मैंने मान लो फर्स्ट कंपाउंड्स लिया है, ये लिया है सेकंड कंपाउंड्स। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में क्या देख रहे हैं, बेसिक नेचर को देख रहे हैं, बेसिक नेचर देख रहे हैं। तो बेसिक नेचर किससे शो होती है, बेसिक नेचर शो होती है नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर बेसिक नेचर को शो करते हैं। अगर नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर की अगर अवेलेबिलिटी, उपलब्धता जितनी ज़्यादा होगी उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज़्यादा होगी। ये यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे उपस्थित लोन पेयर है। अब इन दोनों में उपलब्धता किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे NME2 जी डैश आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से यहाँ पे क्या नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। जी डैश है आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से, आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से यहाँ पे क्या नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, अनुनाद नहीं होगा। किसमें, जी डैश में। अगर जहाँ पे अनुनाद नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये इसमें लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन भी नहीं होगा। अगर डीलोकेलाइजेशन नहीं होता है जिस लोन पेयर का, तो उसकी उपलब्धता है, उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी मैं उपलब्धता की बात करूं, उपलब्धता क्या होगी, ज़्यादा होगी, उपलब्धता ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन ऑर्बिटल में उपस्थित लोन पेयर की उपलब्धता जितनी ज़्यादा, लोन पेयर एक ही जगह पे फिक्स रहेगा, उसकी बेसिक नेचर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे इस लोन पेयर का डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जी डैश आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। ये मैंने पीछे भी बताया था आपको, जी डैश आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, अनुनाद नहीं होगा। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जी डैश जी नहीं है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। ये रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से, अनुनाद होने की वजह से इस लोन पेयर का क्या हो रहा है, यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। ये लोन पेयर सिंगल डबल डीलोकेलाइज हो रहा है यहाँ पे लोन पेयर। तो जो लोन पेयर डीलोकेलाइज होता है ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहेगा। मैं इसकी बात करूँ इस वाले की, ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहता है। फिक्स नहीं रहने की वजह से ये डीलोकेलाइज हो रहा है, तो इसकी उपलब्धता क्या हो रही है, कम। उपलब्धता कम तो बेसिक नेचर भी कम होगी। तो इन दोनों में बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फर्स्ट वाले की बेसिक नेचर। मैं बेसिक नेचर की बात करूं तो फर्स्ट वाले की बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी, नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर की उपलब्धता जितनी ज़्यादा, उसकी बेसिक नेचर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन पर उपस्थित जो लोन पेयर हैं उसकी उपलब्धता है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, लोन पेयर डीलोकेलाइज हो रहा है। तो फर्स्ट वाले की बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड की होगी। अब मैं इनकी एसिडिक नेचर की बात करूं, अपन एसिडिक एंड बेसिक नेचर देख रहे हैं। अब मैं एसिडिक नेचर की बात करूं, एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होती है उसकी एसिडिक नेचर सबसे कम होती है। तो फर्स्ट की एसिडिक नेचर कम होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसमें सेकंड की होगी। तो अपन एक ऑर्डर निकाल, एक एसिडिक मतलब एक नेचर निकालने से दूसरी नेचर को भी बता सकते हैं। ये अपना क्या हुआ, यहाँ पे सर इफेक्ट कंप्लीट हो गया है, ऑर्थो भी कंप्लीट हो गया है और अपना सर इफेक्ट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब अपना टॉपिक चल रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में दो प्रकार के इफेक्ट देखे थे। वो कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में एक तो अपन ने देखा था परमानेंट और एक अपने देखा था टेम्परेरी।
एक तो अपन ने क्या देखा था, रिएक्शन मैकेनिज्म में परमानेंट एंड टेम्परेरी। जब अपने रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट की थी तब अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, सेकंड अपने पढ़ा था टेम्परेरी। परमानेंट में अपन क्या पढ़ रहे थे, परमानेंट में किसी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अपन ने फर्स्ट क्या पढ़ा था, परमानेंट में अपन ने फर्स्ट पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, इसके टाइप पढ़े थे, फिर इसके एप्लीकेशन पढ़े थे। सेकंड अपन ने इसमें पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिशय युग्मन प्रभाव, इसके भी टाइप एंड एप्लीकेशन देखे थे। थर्ड अपन ने देखा था रेजोरेंस, रेजोरेंस के टाइप एंड एप्लीकेशन देख लिए हैं। ये किस में आते हैं, ये आते हैं परमानेंट में आते हैं, इनमें किसी प्रकार की रिएजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड अपना क्या था, ये क्या थे, परमानेंट थे। सेकंड अपना था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में टेम्परेरी, टेम्परेरी में अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सेकंड अपना क्या था टेम्परेरी, टेम्परेरी में अपन क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। मैं इसे बोल दूं इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल दूं, इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट। टेम्परेरी में क्या आएगा अपना सेकंड, इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट, ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोनिक डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट अपन ने पढ़ा परमानेंट, परमानेंट में अपन ने क्या पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोरेंस, इनके एप्लीकेशन भी हो गए। सेकंड था अपना टेम्परेरी, टेम्परेरी में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट टॉपिक, इसी टॉपिक के बेसिस पे अपनी रिएक्शन क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। इसमें क्या होती है, रिएजेंट की आवश्यकता होती है, रिएजेंट की प्रेजेंस होती है। मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन को ध्यान से समझना। किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में, ये क्या होती है, रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है। किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में, किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन, पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन किसी असंतृप्त परमाणु पर, किसी असंतृप्त परमाणु पर, किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन किसी असंतृप्त परमाणु पर स्थानांतरण होता है। असंतृप्त परमाणु पर क्या होता है, स्थानांतरण होता है। असंतृप्त परमाणु की तरफ बोलेंगे, असंतृप्त परमाणु की तरफ स्थानांतरण होता है, उसे अपन इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। स्थानांतरण,
स्थानांतरण होता है उसे इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन का अभिकर्मक क्या होता है? रिएजेंट। किसी रिएजेंट की क्या उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन असंतृप्त परमाणु की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंड पाई, असंतृप्त परमाणु में अपन क्या लेंगे? एल्किन एंड एल्काइन, एल्किन एंड एल्काइन असंतृप्त परमाणु हो गया। किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन किसी असंतृप्त परमाणु की तरफ स्थानांतरण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट। असंतृप्त परमाणु जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ ए एंड बी, यहाँ पे भी लिया मैंने ए एंड बी लिया है। इसमें क्या होती है? रिएजेंट की उपस्थिति, यहाँ पे कोई रिएजेंट आए, कोई भी अभिकर्मक आए, रिएजेंट की क्या होती है? उपस्थिति में होती है पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन। अब पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन ए की तरफ होगा या बी की तरफ होगा। इसी तरह इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन ए की तरफ होगा या बी की तरफ होगा। इसी के बेसिस पे अपन देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसकी जनरल रिएक्शन की बात करती हूँ। जनरल रिएक्शन की ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट। मैं बोल दूँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। जनरल रिएक्शन देखना, ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, नॉर्मल ए डबल बॉन्ड बी ले रहे हैं, ये क्या है? जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन ध्यान से देखना, जनरल रिएक्शन को ए डबल बॉन्ड बी, इसमें किसी रिएजेंट की क्या होती है? उपस्थिति होती है। यहाँ पे रिएजेंट लिया है मैंने, रिएजेंट लिया है यहाँ पे। अब इस रिएजेंट की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं ए की तरफ करूँ या मैं बी की तरफ। पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक तरफ, रेड मार्कर वाले में मैंने ए की तरफ किया तो ए पे क्या आएगा? जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब मैं रेड मार्कर से कर रही हूँ, सॉरी रेड से कर दिया, अब मैं ब्लैक मार्कर से कर रही हूँ। ब्लैक मार्कर वाले को ध्यान से देखना, बी की तरफ किया है मैंने, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट बी की तरफ किया है तो क्या बनेगा? ए पे तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज और बी पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये अपन रिएजेंट की क्या ली है? उपस्थिति ली है। रिएजेंट की क्या ली है? उपस्थिति। अगर मैं यहाँ पे रिएजेंट को क्या कर दूँ? हटा दूँ, या मैं ऐसे बोल दूँ रिएजेंट को क्या कर दें? रिमूव कर दें। रिएजेंट रिमूव कर दूं या मैं रिएजेंट को हटा दूं, रिएजेंट को हटा दें तो ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, इसके बीच में क्या बन जाएगा? ए डबल बॉन्ड्स बी। और इसके बीच में देखना ए पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड्स बन जाएगा, वापस डबल बॉन्ड्स बन जाएगा। ये अपनी मूलावस्था आ जाएगी, ये अपनी क्या आ जाएगी? मूलावस्था। ए डबल बॉन्ड्स ये अपनी स्टार्टिंग वाली अवस्था वापस आ रही है। रिएजेंट की प्रेजेंस में तो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बन रहा है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव बन रहा है। रिएजेंट को अगर रिमूव कर दें तो क्या बन रही है? अपनी मूलावस्था, मतलब स्टार्टिंग वाली अवस्था। स्टार्टिंग में जो लिया था वही क्या बन रहता है? वही पी में बन रहा है, पी प्रोडक्ट में बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है? जो मूलावस्था क्या आ रही है? वापिस आ रही है। इसी वजह से तो इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी, टेम्परेरी बोलते हैं इसको, टेम्परेरी। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को इसी वजह से क्या बोलते हैं? टेम्परेरी, टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं। इसी वजह से इसको टेम्परेरी इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिएजेंट की प्रेजेंस में तो ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बन रहा है, रिएजेंट को उठाने पे वापस मूलावस्था बन रही है,
वापिस मूलावस्था बनने के कारण इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। टेम्परेरी रिएजेंट को ना ले तो ये बनता है और रिएजेंट को लेने से ये बनता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट, अस्थायी प्रभाव, अस्थायी प्रभाव बोलते हैं। इसी अस्थायी प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट है, ये भी 2 टाइप्स का होता है। इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट भी कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। किसके कारण, अस्थायी प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप का होगा। मैं बोल दूं पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। प्लस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रोमेरिक डिस्प्लेसमेंट, माइनस ई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसी के बेसिस पे इसको 2 टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड्स किया गया है। फर्स्ट देखना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन अभिकर्मक की तरफ होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन, पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन अभिकर्मक की तरफ, पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन अभिकर्मक की तरफ होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन अभिकर्मक की तरफ होता है, मतलब टुवार्ड्स द रिएजेंट। इसको क्या बोल सकते हैं, अभिकर्मक की तरफ को टुवार्ड्स द रिएजेंट, टुवार्ड्स द रिएजेंट। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन है वो अभिकर्मक से दूर होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन अभिकर्मक से दूर, रिएजेंट से दूर, एक ही बात है, अभिकर्मक से दूर होता है। रिएजेंट से दूर होता है। दूर होने का मीन्स क्या है, अवे फ्रॉम द रिएजेंट, अवे फ्रॉम द रिएजेंट। ये में टुवार्ड्स द रिएजेंट, ये में अवे फ्रॉम द रिएजेंट, या अवे फ्रॉम द रिएजेंट। इसमें अवे फ्रॉम द रिएजेंट, इसमें टुवार्ड्स द रिएजेंट। इसमें अभिकर्मक से दूर होता, इसमें अभिकर्मक की तरफ होता है, इसमें अभिकर्मक से दूर होता है। अभिकर्मक से अभिकर्मक की तरफ होने का मीन्स क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये मैंने पाई इलेक्ट्रॉन लिया है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने ए डबल बॉन्ड्स बी लिया है। यहाँ पे रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। यहाँ में मैंने लिया इलेक्ट्रोफाइल, तो अभिकर्मक की तरफ होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन अभिकर्मक की तरफ होता है। तो ध्यान से देखना, ये क्या हो रहा है, अभिकर्मक की, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का युग्म अभिकर्मक की तरफ आ रहा है। अभिकर्मक यहीं तो जुड़ेगा, ई इसके पास आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ होगा। अब इसको समझना, जैसे इस बात को मैं ऐसे समझा दूँ, सी डबल बॉन्ड ओ सी, इसको ए डबल बॉन्ड बी से, या मैं ऐसे बोल दूं सी ए ट्रिपल बॉन्ड बी से समझाएं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोफाइल ये इसकी तरफ शिफ्ट, और पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ हो रहा है, रिएजेंट की तरफ हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन का जो युग्मन है वो इलेक्ट्रॉन की अभिकर्मक की तरफ हो रहा है, अभिकर्मक की तरफ हो रहा है। जिस तरफ अभिकर्मक का उसी तरफ यहाँ पे अभिकर्मक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, इसी तरफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैं इसकी बात करूँ,
इसमें क्या बताया, पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन है वो अभिकर्मक से दूर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन अभिकर्मक से दूर होता है। इसमें मैं एग्जाम्पल की बात करूं, C डबल बॉन्ड O प्लस न्यूक्लियोफाइल ले, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने क्या था, अभिकर्मक से दूर होता है, अभिकर्मक से दूर, पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन है वो अभिकर्मक से दूर होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या होती है, विद्युत ऋणता क्या होती है, कार्बन से ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तो ऑक्सीजन की तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ जुड़ेगा और पाई इलेक्ट्रॉन्स का रिएजेंट से तो दूरी जुड़ रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन का युग्मन रिएजेंट से दूरी तो हो रहा है, रिएजेंट तो इस कार्बन पे जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है। तो अभिकर्मक से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पे CS2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसमें भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे, कार्बन से। तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो अभिकर्मक से दूर हो रहा है, अभिकर्मक तो यहाँ जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल तो, और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इस ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है। तो अवे फ्रॉम द रिएजेंट, अभिकर्मक से दूर हो रहा है। इस पाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, इस पाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण इनकी अपन डायरेक्शन देखेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की क्या देखेंगे, अब डायरेक्शन देखेंगे। मैं बोल दूं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो अपने क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, इनका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इनका जो ट्रांसफर हो रहा है, इनका जो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इनका ट्रांसफर, इनका डिस्प्लेसमेंट, वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मैं इधर लिखूं इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसी के बेसिस पे अपन लेंगे ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी लिया है, ए डबल बॉन्ड बी लिया है मैंने। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट लिया मैंने विद्युत ऋणता में अंतर के कारण। मैं बोल दूं विद्युत ऋणता में अंतर, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण, विद्युत ऋणता में अंतर को क्या बोलते हैं अपन, डेल्टा। डेल्टा अंतर होता है, विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट होने के कारण। एक मैं बोल दूं विद्युत ऋणता अगर समान हो,
डेल्टा ई एन क्या हो, समान हो, विद्युत ऋणता क्या हो, समान। अगर विद्युत ऋणता डिफरेंट होगी तो क्या होगा, अगर समान होगी तो क्या होगा, डेल्टा ई एन क्या हो जाए, यहाँ पे समान हो जाए, और यहाँ पे डेल्टा ई एन क्या है, डिफरेंट है। विद्युत ऋणता में क्या है, अंतर, और यहाँ पे विद्युत ऋणता क्या है, समान। विद्युत ऋणता में अंतर में वो यहाँ पे लूँ ए, यहाँ पे लिया मैंने ए डबल बॉन्ड्स बी, तो मैं यहाँ पे लूँ ए डबल बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड्स बी। मैं यहाँ पे बात करूँ ए की विद्युत ऋणता ज़्यादा है किससे, बी से। ए की विद्युत ऋणता ज़्यादा है किससे, बी से। ये जरूरी नहीं है कि ए की विद्युत ऋणता ही ज़्यादा हो। मैंने सेकंड केस लिया, इसमें बी की विद्युत ऋणता ज़्यादा हो किससे, ए से। बी की विद्युत ऋणता हो ए से ज़्यादा, दोनों कंडीशन ले लिए। अगर यहाँ पे विद्युत ऋणता अगर सेम आ जाए तो अपन क्या देखेंगे, वहाँ पे इन्वायरमेंट देखेंगे। इन्वायरमेंट वहाँ का जो वातावरण है, सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, अपन उसको चेक करेंगे। सराउंडिंग मैं बात करूं किसकी, सराउंडिंग इन्वायरमेंट की, सराउंडिंग इन्वायरमेंट की। सराउंडिंग इन्वायरमेंट का मीन्स है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की नेचर, सब्स्टिट्यूएंट की नेचर में बोल दूं सब्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचर या नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। प्रतिस्थापी की प्रकृति, प्रतिस्थापी की क्या लेंगे, देखेंगे यहाँ पे प्रकृति देखेंगे। इनके बेसिस पे अब क्या चलेंगे, एग्जाम्पल चलेंगे। किसके बेसिस पे, जो दिशात्मक जो स्थानांतरण है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दिशात्मक स्थानांतरण, दिशात्मक स्थानांतरण, दिशात्मक स्थानांतरण के बेसिस पे अपन ने दो केस लिए। इसको मैं बोल दूं केस फर्स्ट, इसको मैं बोल दूं केस सेकंड। केस फर्स्ट क्या है, अगर विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा हो तो जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का, जैसे मान लो ए की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ए की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन ए की तरफ हो जाएगी। ये वाला रेड मार्कर वाला ए की है। अगर बी की विद्युत ऋणता ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर विद्युत ऋणता सेम आ जाए तो अपन सराउंडिंग क्या देखेंगे, इन्वायरमेंट देखेंगे, उस सब्स्टिट्यूएंट की नेचर देखेंगे, उस जो प्रतिस्थापी है उसकी प्रकृति देखेंगे। इसी के बेसिस पे अपन लेते हैं अभी एग्जाम्पल लेते हैं। मैं फर्स्ट केस वाले का एग्जाम्पल ले रही हूँ अभी, जिसकी विद्युत ऋणता में क्या हो, अंतर हो, विद्युत ऋणता में क्या हो, अंतर। ध्यान से देखना, एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है तो ये तो कन्फर्म होगा कि इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। यहाँ पे लेते हैं प्लस इलेक्ट्रोफाइल या प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, ये डिसाइड करेंगे अभी। तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, किससे, कार्बन से। तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अपन क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट। ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल था जो कंप्लीट हो गया है। सेकंड देखना, इसी आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस न्यूक्लियोफाइल,
इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किसकी तरफ होगा, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा हो। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता किससे ज़्यादा होती है, कार्बन से होती है, तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे। इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। ये अपना क्या है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या हो, जिसकी विद्युत ऋणता में क्या हो, अंतर हो। विद्युत ऋणता में क्या हो, फर्स्ट चेक तो अपन ये करेंगे, ये कौन सा सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है। अनसैचुरेटेड सिस्टम है। अनसैचुरेटेड सिस्टम में केस फर्स्ट है या केस सेकेंड है, ये अपना कौन सा केस, ये अपने वाले एग्जाम्पल केस फर्स्ट के हैं। विद्युत ऋणता में क्या है, अंतर है। अब अपन केस सेकेंड लेते हैं, जिसकी विद्युत ऋणता क्या हो, सेम हो। विद्युत ऋणता में अंतर नहीं होने के कारण, विद्युत ऋणता में अंतर नहीं होने के कारण, या मैं ऐसे बोल दूं विद्युत ऋणता जिसकी सेम हो, अपना केस सेकंड लेते हैं। इसमें केस सेकंड में फर्स्ट एग्जांपल देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपना क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है अपना। अनसैचुरेटेड सिस्टम, अनसैचुरेटेड क्या है, सिस्टम है। अनसैचुरेटेड सिस्टम में क्या है, विद्युत ऋणता क्या है, सेम। डेल्टा EN क्या है, सेम। डेल्टा EN समान है। अगर डेल्टा EN समान हो तो अपन क्या चेक करते हैं, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी की प्रकृति को अपन चेक करते हैं। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी की प्रकृति चेक करते हैं। कार्बन की क्या विद्युत ऋणता क्या होती है, सेम होती है। कार्बन की विद्युत ऋणता सेम होने के कारण, समान होने के कारण अपन देखेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट देखेंगे। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, उसकी प्रकृति कैसी है। यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है, CH3 का हमेशा क्या लगता है, +H, और CH3 का भी क्या लगता है, +I भी लगता है। +H अतिशय गुण प्रभाव डोमिनेट होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या है, +H इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, सो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इस जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, इस कार्बन को देगा, इस कार्बन को देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। अधिकता होने के कारण बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। अब मैं सेकंड पॉसिबिलिटी लूँ, इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर दें। CH3 भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो एक अनफेवरेबल पाथ है। राइट पाथ क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चढ़े या इलेक्ट्रॉन्स की दिखता होगी तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसी तरह सेकंड एग्जांपल की बात करूं, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है, एक अनसैचुरेटेड सिस्टम। पहले अपने को सिस्टम देखना है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है। कार्बन डेल्टा EN क्या है, समान है। अगर डेल्टा EN समान हो जाए तो अपन क्या चेक करेंगे, उसमें नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की प्रकृति को चेक करेंगे, उसमें सराउंडिंग इन्वायरमेंट को, उसका वातावरण को चेंज करेंगे। यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे भी 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। इन CH3 का क्या लगता है, हमेशा +H लगता है, जो क्या एक डोमिनेट फैक्टर है, इसका भी +H लगता है। +H लगने के कारण इसमें
इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस कार्बन की तरफ होगा। तो ये अपना सेकंड एग्जांपल हो गया। ऐसे में केस थर्ड में और एग्जांपल की बात करूं, थर्ड एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ये अपन देख रहे हैं, ये क्या है अपना अनसैचुरेटेड सिस्टम। फर्स्ट अपन चेक करेंगे अनसैचुरेटेड सिस्टम। ये अपना क्या है, अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड एटम में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। विद्युत ऋणता क्या है, समान। अगर विद्युत ऋणता समान आ जाए तो अपन क्या चेक करेंगे, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी की प्रकृति को चेंज करेंगे। जो प्रतिस्थापी हैं उनकी प्रतिस्थापी की प्रकृति को देखेंगे, प्रतिस्थापी की प्रकृति को चेक करेंगे। प्रतिस्थापी की प्रकृति को चेक करेंगे। यहाँ पे इस कार्बन से यह कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा इस कार्बन से, ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन में अल्फा कार्बन कितने हैं, 2 CH2 है, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH2। यहाँ पे अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा आज कितने हैं, 4 हैं। और यहाँ पे इस कार्बन से जुड़े, यह कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, ये भी कौन सा है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 + 3 कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। 6 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होने के कारण ध्यान से देखना, CH3 का क्या लगता है, हमेशा +H लगता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, अधिकता होगी। अधिकता होने के कारण इस बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे अल्फा एच की संख्या यहाँ पे भी क्या है, कम है, और यहाँ पे अल्फा एच की संख्या ज़्यादा है। फर्स्ट तो अल्फा एच की संख्या भी ज़्यादा है और CH3 का +H लगने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिए इस कार्बन को दिए जाएंगे, तो इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। ऐसे ही मैं 4th नंबर एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे क्या है, CH3 का क्या लगता है, हमेशा +H लगता है। यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है। अनसैचुरेटेड सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम है। कार्बन कार्बन है, विद्युत ऋणता भी क्या है, समान है। विद्युत ऋणता समान होने के कारण उसकी अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की प्रकृति को चेंज कर, सब्स्टिट्यूएंट की क्या देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट की प्रकृति क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस अनसैचुरेटेड सिस्टम के ये क्या है, अनसैचुरेटेड सिस्टम, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जस्ट पास वाला अल्फा कार्बन, और इससे जस्ट पास वाला ये भी क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 का क्या लगता है, हमेशा +H लगता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दिए जाएंगे, तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट करने का तरीका है वो समझ गए होंगे आप। ऐसे ही मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड दोनों के क्या ले, मिक्स एग्जांपल ले रहे हैं। ऐसे में 4th एग्जांपल लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिया मैंने हेलोजन लिया है, यहाँ पे लिया मैंने हेलोजन लिया है। हेलोजन में यहाँ पे X = क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन
और आयोडीन तीनों हो मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी हो सकते हैं। X इज इक्वल टू हेलोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखना, मैंने हेलोजन की जब हेलोजन की रिएक्टिविटी की या जब मैंने क्रियाशीलता की बात की थी, हेलोजन की जब रिएक्टिविटी या मैं बोल दूँ क्रियाशीलता की बात की थी, रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता एक ही बात है, रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता। जब भी हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात की जाएगी तो हेलोजन का क्या होता है, माइनस आई है वो डोमिनेट होता है किस पे, प्लस आर पे। यहाँ पे अपन हेलोजन की कोई रिएक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो अपन इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो अपन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो किधर की तरफ होगा, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब भी हेलोजन की डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात होती है, जब भी हेलोजन की किसकी, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की, जब भी हेलोजन की डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात होती है तो प्लस आर क्या होता है, डोमिनेट होता है किस पे, माइनस आई पे। रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो माइनस आई, और जब भी अपन यहाँ पे अपन हेलोजन की क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। तो जब भी अपन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो प्लस आर क्या होता है, डोमिनेट होता है किस पे, माइनस आई पे। तो यहाँ पे हेलोजन का क्या लगेगा, यहाँ पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस लग रहा है, यहाँ पे हेलोजन का क्या लग रहा है, प्लस आर लग रहा है। प्लस आर लगने की वजह से, प्लस आर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। ध्यान से देखना, प्लस आर लग रहा है, यहाँ पे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस लग रहा है, न कि रिएक्टिविटी की बात की जा रही है। ऐसे ही मैं और एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल चल रहे हैं अपने 5th नंबर का एग्जाम्पल, शायद CS2 डबल बॉन्ड CS2 डबल बॉन्ड CH OH, ठीक है, OH, यहाँ पे NH2 भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, लोन पेयर जिसके पास क्या हो, लोन पेयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर तीनों हो सकते हैं यहाँ पे। तो लोन पेयर का हमेशा क्या लगता है, प्लस आर रेजोनेंस लगता है, प्लस आर लगता है लोन पेयर का, मतलब देने वाले ग्रुप्स इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। अगर इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन में इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं तो फिर क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, रिपल्सन हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सिस्टम स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब मैं ऐसे ही 6 नंबर एग्जाम्पल की बात करूँ, प्लस आर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स देगा, नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। पहले को अपने ये देखना, ये क्या है, अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये चेक कर लेना, ये अनसंतृप्त है, अनसेचुरेटेड है, इसकी डेल्टा EN क्या है, यहाँ पे समान है। डेल्टा EN समान होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ था, इन्वायरमेंट चेक किया था, इन्वायरमेंट चेक करते हैं, डेल्टा EN यहाँ पे दोनों की क्या समान है, कार्बन की डेल्टा EN समान होने के कारण अपन उसका क्या देखते हैं, उस सब्स्टिट्यूएंट की क्या देखते हैं, प्रकृति देखते हैं, उससे सब्स्टिट्यूएंट की क्या देखते हैं, प्रकृति देखते हैं। ये सभी में अप्लाई होगा। सब्स्टिट्यूएंट की प्रकृति क्या है, यहाँ पे OH देने वाला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी क्या रहा है, डेल्टा EN समान आ रही है, डेल्टा EN समान है, तो अपन उस सब्स्टिट्यूएंट की क्या देख रहे हैं, प्रकृति देख रहे हैं। प्रकृति क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पे भी क्या लगता है, प्लस आर लगता है। प्लस आर लगने के कारण इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। ऐसे में और एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी क्या है, अनसेचुरेट
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है तो अपन क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की प्रकृति देखेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की प्रकृति क्या है, प्लस आर, प्लस देने वाला इलेक्ट्रॉन्स, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं, सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं अपन, इधर की तरफ शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे क्या जाएगा, हेटेरो एटम पे पॉजिटिव चार्ज, जो एक अच्छी बात नहीं है, जो एक अनफेवरेबल बात है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अनसैचुरेटेड एटम, अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसकी कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। तो अपन इन्वायरमेंट चेक किया है, सब्स्टिट्यूएंट की प्रकृति, सब्स्टिट्यूएंट की प्रकृति क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। अपन ने क्या देखा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखा है। अपना जो रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा था टॉपिक, वो आज रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक को देखेंगे। अगर ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाला टॉपिक आज तक के लेक्चर में अगर आपको अच्छा लगा, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन बटन को दबाइए। थैंक यू।